तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि तभी आधी रात को कुछ लोगों की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से झांककर बाहर की ओर देखा तो बाहर काफी सारे गांव के लोग अपने साथ एक थाली में दिया लिए कहीं पर जा रहे थे कि तभी रितेश अपने साथ थाली में 2 दिया लिए मेरे कमरे में आया और एकदम से मुझसे कहने लगा, यार शिवम, चल दिया लेके इसे हमारे गांव के कुलदेवी के स्थान पर रख के लौटाएंगे। मैंने थोड़ी हैरानी से अपने दोस्त से कहा, अरे पागल है क्या, ये क्या बोले जा रहा है? अरे भाई, इतनी रात को दिया लेकर क्यों जाना है? मेरी बात पर रितेश ने कहा, ये सब बताने के लिए अभी वक्त नहीं है, तो जल्दी चल, अगर नहीं गया तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अरे ऐसी क्या बात है यार, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। रितेश के लाख कहने पर भी मैं नहीं गया, ये जानने के लिए कि आखिर क्यों इस गांव के लोग हर पूर्णिमा की रात को आधी रात दिया जलाने जाते हैं। मेरी तरह अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और बचपन से ही मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। खास करके जब भी मैं ग्रामीण इलाकों में घूमने जाता हूँ तो ना जाने क्यों मुझे कुछ अपनापन सा महसूस होता है। मेरा जन्म शहर में हुआ था और मैंने अपनी पढ़ाई शहर में की थी, लेकिन जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। तो चलिए मैं आपको विस्तार से अपनी आप बीते एक कहानी के नजरिए से सुनाता हूँ। दोस्तों, आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं अपने कॉलेज के 2nd ईयर में था तो मेरे एक रितेश नाम के लड़के से कुछ ज़्यादा ही गहरी दोस्ती हो गई थी। दरअसल रितेश उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से था। शायद इसी वजह से मेरे रितेश से इतनी गहरी दोस्ती हो गई क्योंकि मुझे गांव में घूमना उन दिनों बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो मैंने रितेश के गांव घूमने जाने का फैसला किया, लेकिन रितेश मुझे अपने साथ ले जाने से थोड़ा हिचकिचा रहा था। और जब मैंने रितेश से इसकी वजह पूछी तो उसने मुझे बताते हुए कहने लगा, मेरा गांव बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा गांव है भाई, और वैसे भी तुम मेरे घर कैसे रह सकते हो? मैं एक गरीब किसान का लड़का हूँ और मेरे गाँव में तरह तरह के नियम है। रितेश की बात सुनकर मैंने थोड़े गुस्से में उससे बोला, देख भाई, यहाँ बात हमारी अमीरी गरीबी की नहीं है, बात है दोस्ती की। तो बता, मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है या नहीं? मेरे इतना कहते रितेश मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलने के लिए तैयार हो गया और अब हम दोनों लगभग 2 दिन के बाद रितेश के गांव पोखर बिंधा के लिए ट्रेन से रवाना हुए और लगभग 2 दिनों में ही हम रितेश के गांव पहुंच गए। मैंने अपने घर वालों से कहा था कि मैं गांव घूमकर कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा। इस वजह से मुझे अपने घर की कोई भी चिंता नहीं थी। जैसे कि रितेश ने मुझसे बताया था कि वाकई में रितेश का गांव बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो मुझे इस गांव में आते ही अपने बचपन की यादें आ गई जब मैं अपने नानी के गांव जाया करता था। खैर, इन यादों को समेट कर मैं अब रितेश के गांव में घूमने लगा। रितेश मुझे अपना गांव घुमाते हुए इस गांव के कुछ कायदे कानून के बारे में मुझे बता रहा था कि इस गांव में लोग हर पूर्णिमा के आधी रात को गांव के सभी मर्द पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने जाते हैं। और जब मैंने इसका कारण रितेश से पूछा तो रितेश ने मुझे अपनी बचपन की कुछ यादों को मुझे बताते हुए कहने लगा कि बचपन से आज तक जितने भी समय मैं इस गांव में रहा हूँ, एक भी ऐसी पूर्णिमा की रात नहीं होगी जिस दिन कोई भी उस पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने ना गया हो। कहते हैं अगर किसी के घर कोई मेहमान भी आ जाए तो उसे भी उस पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना होता है, वरना उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। दोस्तों, रितेश की बात सुनकर मैं एकदम से हंस पड़ा और उससे कहने लगा कि तू भी यार कैसी बात कर रहा है, ये सब अंधविश्वास है। आज के ज़माने में भी तो इन सब बातों पर यकीन करता है? मैं तो इन सब बातों को जरा भी नहीं मानता। हम ऐसे आपस में बातें करते हुए रितेश के घर लौटे। रितेश अपने माँ बाप का एक लौता लड़का था जिसका एक छोटा सा घर था जिसमें 4 कमरे मौजूद थे। शाम के तकरीबन 7 बजे तक हम घूम फिर के घर लौटे और रितेश की माँ खाना बना रही थी। भले ही रितेश थोड़े गरीब परिवार से था, लेकिन मुझे एक पल को भी रितेश के परिवार के लोग गैर महसूस करने ना दिया। रात के तकरीबन 8 बजे रितेश के माँ बाप, रितेश और मैं हम सब लोग खाना खाने बैठे और हमारे बीच गांव की कुछ बातें होनी शुरू हो गई। और बातों ही बातों में मैंने रितेश की माँ से एकदम से पूछा, आंटी जी, रितेश मुझे बता रहा था कि पूर्णिमा की रात को गांव के लोग पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने जाते हैं। मेरी बात पर रितेश की माँ ने मुझे जवाब देते हुए कहा, बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, पहले तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी। मैं अब चुपचाप खाना खाने लगा और मेरे बगल में बैठा रितेश मुझसे थोड़ी धीमी आवाज में बोला,
तुम इस बारे में ना जानो तो ही अच्छा है। मैं इतना तो समझ गया था कि रितेश का गांव रहस्य से उलझा हुआ है। हो ना हो ये अंधविश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है। मेरे मन में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे किसी गांव के बारे में नहीं सुना था, और मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है, जो कि रितेश मुझे बताने नहीं चाहता था। मैं मनी मनी ये सोच रहा था, रितेश भी यूं ही अंधविश्वासों पर यकीन कर रहा है। एक जगह पर बैठे और रितेश की माँ ने इस गांव के इतिहास के पन्ने पलटना शुरू किया। रितेश के पापा अपने कमरे में सोने चले गए थे और रितेश की माँ ने पूर्णिमा की रात को दिया जलाने के पीछे की वजह बताते हमसे कहने लगे, जब मेरे नए नए शादी हुए थे और जब मैं इस गांव में पहली बार आए थे, तो उस वक्त भी इस गांव के मर्द हर पूर्णिमा की रात को दिया जलाया करते थे। और जब मैंने इस बारे में अपनी सासू माँ से पूछा, तो उन्होंने मुझे इस गांव के इतिहास का किस्सा सुनाने लगे। आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले हमारे इस गांव के मुखिया ने दरअसल अपने पुश्तैनी एक जमीन को खुदवाकर तालाब बनाने का निर्णय किया, क्योंकि मुखिया की एकमात्र वही जमीन काफी सालों से बंजर पड़ी हुई थी और इसी कारण से वो जमीन मुखिया के किसी काम नहीं आ रही थी। गांव के कुछ लोगों से इस बारे में काफी चर्चा करने के बाद सूरज भान नामक उस मुखिया ने अपने उस बंजर पड़े जमीन को तालाब बनाने का निश्चय किया। लेकिन आने वाले एक बहुत बड़ी मुसीबत से अनजान ग्राम वासियों की इस बात की जरा भी भनक नहीं थी, और अब उस बंजर खेत की खुदाई शुरू हुई। 2 दिनों तक काफी मेहनत से उस बंजर जमीन को खोदने के बाद जब तीसरे दिन उस बंजर जमीन को खोदने गए, तो उसमें से जो निकला उसने पूरे गांव वालों को भयभीत कर दिया। कि तभी उन्हें खुदाई कर रहे मजदूरों में से एक मजदूर ने उस चीज को हाथ लगाया। उस मजदूर के हाथ लगाते उसे दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया, जिससे भयभीत होकर गांव वालों ने एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक को अपने गांव बुलाया। और जैसे तांत्रिक उस जगह पर पहुंचा, तो उस तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर वहीं पर ध्यान में बैठ गया, जैसे मानो वो आंखें बंद करके उस जगह के इतिहास को देख रहा है। कुछ देर के बाद तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और गांव वालों को चेतावनी देते हुए कहने लगा, घोर अनर्थ, पुनः इस गांव से अब मर्दों की संख्या कम होने वाली है, वो लौट आई है। उस तांत्रिक की बात सुनकर गांव के सारे मर्दों में खलबली मच गई, और अब सबके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था कि कौन लौट आई है और आखिर जमीन से ये जो वस्तु निकली है इसका क्या तात्पर्य है। अब एक एक करके गांव वाले उस तांत्रिक से इस मसले में विस्तार से बात को कहने लगे। इस दौरान शाम हो चुके थे और लगभग गांव के सभी लोग उसी बंजर जमीन के पास मौजूद थे जहां से वो वस्तु निकली थी। गांव वालों के सवालों का जवाब देते हुए वो तांत्रिक कहने लगा कि इसी जगह पर सदियों पहले एक पूर्णिमा नाम की एक डैन को जिंदा दफना दिया गया था, और मरते मरते उस डैन ने गांव को ये श्राप दिया था कि वो इस गांव से मर्दों का खात्मा करने लौट कर आएगी, और साथ में ये भी बदुआ देगी उसके शरीर का कोई भी वस्त्र या जो कुछ भी उस डैन ने छुआ है या अपने शरीर में धारण किया है, अगर उन वस्तुओं को किसी ने भी छुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। उस डैन के मरने के पश्चात गांव वालों ने बड़े बड़े तांत्रिकों से उसी जगह पर डैन के इस्तेमाल की हर उन वस्तुओं को जमीन में गड़वा दिया, और मंत्रोच्चारण से उस डैन की आत्मा को उसी जगह पर अभिमंत्रित कर दिया गया। क्योंकि जब भी कोई टोना टोटका करने वाले डैन की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा को इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती, वो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेत बन जाती है। और यही कारण है कि उसके शरीर के साथ साथ उसके वस्त्र और उसके अन्य वस्तुओं को भी उसके साथ दफन कर दिया गया है। फिर उस घटना के बाद से आज दोबारा उसी जगह पर यह तालाब की खुदाई शुरू करके आप लोगों ने उचित नहीं किया है। दोस्तों, तांत्रिक की बात सुनकर गांव वाले उस तांत्रिक के सामने गिड़गिड़ाने लगे और इस समस्या का समाधान पूछने लगे। गांव वालों की डरी सहमी हालत को देखकर तांत्रिक ने बताया कि एक आखिरी उपाय है, मैं अपनी सिद्धियों से यहाँ पर यज्ञ करूंगा और उस डैन की आत्मा को पुनः यहाँ अभिमंत्रित कर दूंगा। लेकिन उस यज्ञ के बाद से इस गांव के हर मर्द को हर पूर्णिमा की रात यहाँ पर एक दीपक जलाना होगा, और अगर किसी आदमी ने जानबूझकर पूर्णिमा की रात को दिया नहीं जलाया तो उसका परिणाम मुझे भी नहीं मालूम। जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, उस यज्ञ के बाद से उसी जगह गांव वालों ने एक पीपल का पेड़ लगा दिया, और तब से आज तक हर पूर्णिमा की रात को गांव में मौजूद हर मर्द उस पेड़ के पास आधी रात को दिया जलाने जाते हैं। तभी आंटी ने बोला कि अच्छा, अब तो तुम दोनों समझ गए ना कि आधी रात को गांव के लोग दिया क्यों जलाने जाते हैं। तभी मैंने एकदम से रितेश की माँ से बोला, बहुत अच्छी कहानी थी आंटी, लेकिन मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ।
मेरी बात सुनकर रितेश ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और रितेश की माँ ने हमें सोने को जाने को बोला और हम दोनों सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। ना जाने क्यों मुझे रितेश की माँ की सुनाई गई वो कहानी महज एक मनगढ़ंत कहानी प्रतीत हो रही थी और उस विषय में काफी सोच विचार करने के बाद एकदम से मुझे सारा माजरा समझ में आ गया। हो ना हो गांव वाले अपने पूर्वजों की इन्हीं किस्सों कहानियों की वजह से आज भी ये परंपरा निभा रहे हैं और गांव वाले अब उस जगह को कुल देवी का स्थान समझकर हर पूर्णिमा की रात को गांव के सारे मर्द दिया जलाते हैं। और अगर कोई भी शख्स उस दिन दिया जलाने ना जाए और अगर कुछ ना हुआ तो गांव का ये अंधविश्वास भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इन्हीं विचारों में खोया हुआ कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। रितेश के गांव में कुछ दिन मेरे यूं ही गुजर गए और एक रात जब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि तभी आधी रात को कुछ लोगों की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से झांककर बाहर की ओर देखा तो बाहर काफ़ी सारे गांव के लोग अपने साथ एक थाली में दिया लिए कहीं पर जा रहे थे कि तभी रितेश भी अपने साथ थाली में 2 दिया लिए मेरे कमरे में आया और एकदम से मुझसे कहने लगा, शिवम चल, आज पूर्णिमा की रात है, आज गांव के सारे मर्द दिया जलाने उसी जगह पर जाते हैं। मुझे बहुत ही जोरों की नींद आ रही थी और रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैंने रितेश से नींद की हालत में बोला, यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता हूँ, अंधविश्वास है ये सब। मेरी बात सुनकर रितेश मुझे अपने साथ चलने के लिए विनती करने लगा क्योंकि अगर मैं नहीं गया और इस बात का पता गांव वालों को लगा तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि गांव वालों का मानना था अगर एक भी शख्स दिया जलाने से वंचित रह जाता है तो डायन पुनः जीवित हो जाएगी या तो उस शख्स के जीवन पर उस डायन का श्राप का दुष्परिणाम हो सकता है। रितेश के बार बार कहने पर भी मैं उसके साथ दिया जलाने नहीं गया क्योंकि मुझे एक तो नींद आ रही थी और दूसरी ओर मेरा ये मानना था कि अंधविश्वास की कहानियां हैं ये, ऐसा सच में थोड़ी हो सकता है। अगली सुबह रितेश घबराया हुआ मेरे कमरे में आया और एकदम से मुझसे कहने लगा, अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए क्योंकि गांव वालों को अगर भनक भी लग गई कि तुम दिया जलाने नहीं गए थे तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने रितेश से कहा, ठीक है मैं अपने घर चला जाता हूँ, लेकिन देखा ना कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं तो पहले से कह रहा था ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। दोस्तों 2 दिन के बाद ही मैं अपने शहर अपने घर में लौट आया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुझे आधी रात को एक औरत के डरावने सपने आने शुरू हो गए और देखते देखते मेरा मन अब धीरे धीरे विचलित होने लगा। मुझे किसी काम में मन नहीं लगता और मैं अब सारे दिन एक कमरे में ही पड़ा रहता। मेरी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी रितेश का फोन आ गया और जैसे मैंने फोन उठाया तो रितेश घबराई हुई आवाज में मुझसे कहने लगा, शिवम तू ठीक तो है ना? रितेश की आवाज सुनकर मैंने बोला, हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ, बोल इतना घबराया क्यों है तू? मेरी बात पर रितेश ने मुझे बताया कि उसके गांव में जिस पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया जाता था उस पेड़ में न जाने कैसे आग लग गई और वो जगह पूरी तरह से जल गई है, जिससे गांव वाले भयभीत हैं क्योंकि गांव वालों का मानना है कि जरूर ही कोई जानबूझकर उस रात दिया जलाने नहीं गया था। अभी रितेश इतना कह रहा था कि एकदम से उसका फोन कट गया। अब मैं एक गहरी सोच में पड़ गया कि क्या वाकई में रितेश के गांव की कहानी सच तो नहीं है। मैंने एक बार फिर रितेश के पास फोन लगाया लेकिन फोन अब स्विच ऑफ बता रहा था। जैसे जैसे एक एक दिन गुजरते गए मैं और भी ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। ना मैं अब घूमने जाता और न ही कहीं और मेरा जाने का मन करता। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे शरीर को अपने बस में कर दिया हो और मुझे कठपुतली की तरह अपने इशारे पर नचा रहा हो। जब भी रात को मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता तो मैंने दिन भर में क्या किया ये सोचकर मुझे पछतावा होता और जैसे आधी रात होती तो मुझे उसी औरत की परछाई हर रात मुझे अपने सामने दिखाई देने लगती। मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले एक दिन मुझे एक तांत्रिक के पास दिखाने लगे और जैसे हम उस तांत्रिक के पास पहुंचे तो मैंने उस तांत्रिक से रितेश के गांव की सारी वाक्य सुनाई। मेरी पूरी कहानी सुनकर तांत्रिक मुझ पर क्रोधित होकर कहने लगा, तुम्हें किसी की आस्था के साथ यूं खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर वो तांत्रिक मेरे सिर पर हाथ रख के कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और एकदम से अपनी आंखें खोलकर मुझसे कहने लगा, वो जो भी है उसकी शक्ति बहुत प्रबल है, मैं पूरी तरह से इस बालक को उससे मुक्त नहीं कर सकता। हर पूर्णिमा की रात वो शक्ति इसके शरीर पर विराजमान होगी। मैं एक ताबीज बना देता हूँ जिसके प्रभाव से ये बाकी के दिन पहले के जैसे सामान्य रहेगा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात आप इसे कमरे में बंद कर देना और ध्यान रहे ये दोबारा उस गाँव में न जाए।
क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके ऊपर और गांव वालों के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। दोस्तों इतना कहकर वो तांत्रिक उस ताबीज को बनाने लगा और कुछ ही क्षणों में वो ताबीज तैयार हो गई और मैंने उस ताबीज को पहन लिया, जिसको पहनते मैं अपना शरीर हल्का महसूस करने लगा। और उस दिन के बाद से आज भी मुझे हर पूर्णिमा की रात मेरे घर वाले मुझे एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके अगली सुबह सब सामान्य हो जाता है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। और आज तक मैं हर रोज रितेश के पास फोन मिलाता हूँ कि एक बार मेरी उससे बात हो जाए, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक उसका फोन स्विच ऑफ है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।